नमस्कार साहित्य प्रेमियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माइलस्टोन एक्सप्रेशन पर। मैं वैष्णवी लेकर के आई हूँ फिर मिलोगी के आगे का एपिसोड। जन्माष्टमी की रात भजन सुनते हुए वसुधा सोच रही थी कि हे कृष्णा, काश मैं क्रिश्चियन होती, काश उसका नाम मैरी, मरिया या जूली होता। क्या फर्क पड़ता कि जिस बिल्डिंग में खड़ी होकर ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं उस बिल्डिंग का नाम मंदिर है या चर्च। इस घटिया दुनिया को क्या करना है दो लोग यदि एक साथ जीवन गुजारना चाहते हैं। कृष्ण जन्म का समय होते ही घंटी, शंख, थाली, चम्मच बजाते भारी शोर के बीच दादी ने खीरे से बाहर झांकते घुटने के बल बैठे प्यारे कान्हा जी को, जो अभी भी एक हाथ में लड्डू पकड़े हैं, को घुटन भरे कैद खाने से निकाल लिया। पीतल की मूर्ति पर खीरे के बीज चिपके हुए थे। पूजा के मंदिर में हर दिन दिखने वाली ये मूर्ति आज सचमुच नवजात शिशु की भांति अबोध लग रही थी। बाल गोपाल की कौतुक भरी आंखें जैसे पूजा की जगमगाहट देख रही थी। वसुधा का मन बहुत खराब हो रहा था। वसुधा के मन में आशीष ब्राह्मण कि दोनों हाथ तो बढ़ा कृष्ण कन्हैया को गोद में उठा ले और पूछे, माखन चोर, मुझे क्रिश्चियन घर में पैदा कर देता या उस लड़के को ब्राह्मण में, तो क्या होता। तुम तो जानते न हो कि वो कितना प्यारा है। दादी ने कन्हैया को पीतल के पालने में डाल दिया। सभी के बीच अब झूले की फूलों वाली डोर को हौले हौले खींचकर झुलाने की धक्का मुक्की शुरू हो गई। लड्डू गोपाल झूले में इधर उधर लुढ़कते अपना संतुलन बनाए किसी तरह गिरने से स्वयं को बचा रहे हैं। कृष्ण जन्म के बाद आरती की थाल घुमाते हुए ओम जय जगदीश हरे के साथ थाल एक हाथ से दूसरे हाथ अनवरत स्थानांतरित होता रहा। पूजा स्थान में रखे सुंदर धूप, दीप, फूल आदि से आई सुगंधित जगमग शोभा का गुणगान करते हुए किसी ने कहा, पूजा की जगह कितनी सुंदर लग रही है ना। आरती समाप्त होने के बाद सबकी नजर प्रसाद की थाल पर गई। दादी ने पंचामृत, नारियल, लड्डू और धनिया की पंजीरी का प्रसाद दिया। बच्चे और विजय पंचामृत के तांबे के लोटे को अपना मुंह खोलकर पूरा पलटकर तल में बचे मेवे खंगालते रहे। माँ ने बाबा को इशारा करके उनकी इस हरकत को दिखाने का सुअवसर न गंवाया। पूजा संपन्न होने के बाद आधी रात मुन्ना चाचा स्कूटर में 2 राउंड में सभी को लाद कर अपने घर लौट गए। आशी जिद करके रुक गई। रात में बिस्तर पर लेटे हुए आशी दादी से लगातार सवाल कर रही थी, दादी, कृष्ण जी एक बार मथुरा जाने के बाद फिर गोकुल क्यों नहीं लौटे? क्या उनको राधा जी की याद नहीं आई? वसुधा इस सवाल का जवाब तलाश रही थी। कृष्ण को राधा की याद तो आई होगी। शायद राधा से ज्यादा जरूरी मथुरा के लोगों का कल्याण लगा होगा। सबकी खुशी के आगे एक इंसान की खुशी छोटी बात हो जाती है। क्या सब लोगों को मिलकर एक इंसान को खुशी का ध्यान नहीं रखना चाहिए? अगले दिन गोंदिया से पूनम का फोन आया, मैं और सना परसों हॉस्टल पहुंच रहे हैं, तू कब आ रही है? वसुधा 5 दिन बाद नागपुर जाने वाली थी, मगर अब घर में मन नहीं लग रहा। हॉस्टल के रूम नंबर 204 में बिस्तर पर घंटों अकेले शांत पड़े रहने की सुविधा थी। यहाँ दिन भर माँ और दादी के बीच तनातनी चलती है। नीरज भैया भी हॉस्टल से आया हुआ है। माँ के पास सुनाने के लिए मुन्ना चाचा की मक्कारियां, चाची का झूठ, दादी का कपट और बाबा के दबाव की कहानियां थी, जो वसुधा अनगिनत बार सुन चुकी है। वसुधा अगले दिन ही क्लास का बहाना करके वर्धा से निकल चुकी। हॉस्टल के कमरा नंबर 204 में घुसते ही रेवा ने बताया, मालूम है, मैंने कोचिंग में टॉप किया। जो लड़का सेकंड आया है वो मुझसे बहुत पीछे है। देख, मेहनत करो तो भगवान फल देते हैं। मैंने जी जान लगा दिया था इस लॉस्ट टेस्ट के लिए। रेवा और भी बहुत कुछ बताना चाह रही थी, मगर वसुधा को सिर्फ उसके होंठ हिलते दिख रहे थे, सुनाई नहीं दे रहा था। रेवा की बातों से वसुधा का सर भारी होने लगा। रेवा में इतनी समझ भी नहीं थी कि समझ सके कि सामने वाले को उसकी बातों में इंटरेस्ट नहीं है। कमरा नंबर 203 में अभी भी ताला लगा है। अंजलि ने बताया कि पूनम और सना कुछ खरीदने मार्केट गए हैं। वसुधा आंखों के ऊपर चुन्नी डालकर चुपचाप लेट गई। थोड़ी देर के बाद रूम के बाहर से सना की आवाज आई, वसुधा। वसुधा बाहर निकली तो पूनम और सना ने एक साथ उसे गले लगा लिया, जैसे बरसों के बाद मिल रहे। रेवा ने रूम के भीतर से ये देखा। उसने शायद कभी भी किसी को गले नहीं लगाया था। उसे लोग दिखते हैं, रिश्ता समझ में नहीं आता।
उसे हंसी सुनाई देती है, उल्लास नहीं समझ आता। वसुधा रूम नंबर 203 में चली गई। सना चहक रही थी। कैसा रहा वर्धा में सहेलियों से मिली? नहीं, इस बार मन नहीं हुआ किसी से मिलने का। पूनम ने अपनी अलमारी खोलकर घर से लाई मिठाई आगे बढ़ाकर पूछा, तेरी तबीयत सही नहीं लग रही है, सब ठीक तो है? सना ने मिठाई मुंह में भरकर पूछा, कुछ हुआ है क्या? उदास लग रही है। वसुधा को महसूस हुआ कि कितना अंतर है रीवा और इन दोनों में। रीवा लगातार सिर्फ अपनी सुना रही थी पिछले 1 घंटे से। उसने कुछ पूछा ही नहीं या ताड़ा ही नहीं। वो लोग कितने अकेले हो जाते होंगे जो दूसरों के दुख से जुड़ नहीं पाते। वसुधा ने उठकर पहले दरवाजा बंद किया, फिर वापस बेड पर आ गई। कोलकाता से भुवनेश्वर आते टाइम जो लड़का ट्रेन में मिला था ना, वो मुझे अभी दोबारा मिला। सना लगभग चीख पड़ी। कांट बिलीव, भाई साहब ये तो फिल्म की कहानी हो गई। पिछले जन्म का कोई रिश्ता है क्या बे? ओए जियो मेरी रानी, घर आया था। पागल है क्या? उसे तो मेरा नाम तक नहीं मालूम था, तो एड्रेस क्या खाक पता होता जो घर पहुंच जाए? मैं अभी 2 दिन पहले क्लर्क एग्जाम का पेपर देने अकोला जा रही थी, तो वो ट्रेन में मिला। पूनम की आंखें फट गई। नहीं यार, झूठ मत बोल। ऐसा तो नहीं कि तू हमें कोई इमेजिनरी कहानी सुनाकर बेवकूफ बना रही है? ऐसा तो नहीं कि तूने कोलकाता वाली जर्नी में ही उससे उसका फोन नंबर ले लिया हो और फिर जानबूझकर तेरी अकोला वाली जर्नी के दिन की टिकट उसने भी बुक करा ली हो, और अब आगे तो कोई डिसीजन लेने वाली है तो हमको शामिल कर रही है? वसुधा झुंझला गई। पागल है तू? वो मुझे अचानक मिला फिर से। बाबा की कसम, अब इससे बड़ी कसम नहीं खा सकती। मैं वर्धा से ट्रेन में चढ़ने के बाद अपनी सीट पर बैठ रही थी। वो भी स्टेशन से कुछ सामान खरीद कर पीछे वाली एसी बोगी में जा रहा था और उसकी नजर मुझ पर पड़ गई। सना की आंखें अचंभे से फट गई। बाप रे मिरेकल, सुनने से ही गूज़बम्स आ रहे हैं। तुम लोग पिछले जन्म के रोमियो जूलियट हो बे। ये तो गजब की कहानी है। तुझे सामने देखकर लड़का तो बावला हो गया होगा और तू शॉक्ड। हाँ, समझ तो दोनों को आ रहा था कि दोनों शॉक्ड और खुश हो गए। पूनम ने वसुधा का हाथ पकड़ लिया। बहन, क्या दूसरी मुलाकात में भी वो उतना ही सुंदर दिख रहा था? वसुधा हंस दी। हाँ रे। सना ने छाती पर हाथ रखा और अपने बिस्तर पर गिर गई। हाय, मैं मर जावा। पूनम की उत्सुकता चरम पर पहुंच गई। अब तो तुम दोनों ने एक दूसरे के घर का फोन नंबर भी ले लिया होगा, नाम पूछ लिया है ना? वसुधा ने बताया। नाम तो पूछ लिया मगर फोन नंबर नहीं मांग पाई। आशीष फर्नांडिस नाम है उनका। नीरज भैया के बेस्ट फ्रेंड की बहन प्रिया दीदी संग में थी, तो मैं क्या फोन नंबर ले पाती? सना झुंझला गई। साला नाम भी ऐसा, माई नेम इज एंथोनी डॉन रप्पा टाइप। चल अब कॉपी के आखिरी पन्ने में फ्लेम खेलते हैं। खेलते समय वसुधा और आशीष में कॉफी लेटर्स में तीनों लड़कियां रूम नंबर 203 का दरवाजा बंद करके मेज की ओर चल दी। कभी कभी कोई रिक्तता अंतिम सांस तक सीने में धड़कती है। तमाम खुशियां मिलकर भी उस खालीपन की भरपाई नहीं कर पाती। फिर उस मखमली मुलाकात को गुजरे महीनों ही क्यों न हो गए हो, मगर लगता है जैसे उस गुनगुने रिश्ते ने बस अभी हाल छुआ है। वक्त के दरिया में कितने भी लम्हे बह गए हों, मगर एक अंजुर पानी तट के किसी गोलाकार कटाव में ठहर ही जाती है। दुनिया भर के लोग मिलते बिछड़ते और भुला भी दिए जाते हैं, मगर किसी एक चेहरे की फांस निकलती ही नहीं। उस मुलाकात की स्मृति शूल बनकर चिलकती है। विरह की पीड़ा कम नहीं होती, खलिश भरती ही नहीं। पूरी दुनिया का जमवाड़ा कम पड़ता है उस खाली जगह को भरने। उदास यादें प्रेत होती है, अकेला पाते ही सवार हो जाती है। चाहे तारीखों का कितना भी लंबा सफर तय कर लो, मगर अवसाद भरी स्मृतियां पीछा नहीं छोड़ती। ये भी तो सच है कि यदि गुजरा वक्त विस्मृत हो जाए तो लोग भावनात्मक रूप से मर जाएं। दिल तब तक धड़कता है जब तक वह स्मृतियों का लेखागार है। रत जगहों में, तन्हा शामों में, अकेली सुबहों में, सूनी दोपहरों में कुछ ख्यालात सालों बाद भी आवाजाही करते हैं। बरसों बाद भी पुराने दर्द वर्तमान की खुशियों का क्रूरता से शिकार करते हैं।
यादों से मिली ये उदासी नमक की डली बन हलक में घुलती रहेगी। हॉस्टल के गार्डन में हल्की फुहार से भीगती वसुधा सोच रही थी कि पिछले संडे इस समय हम दोनों साथ थे। आशीष भी क्या यही सोच रहा होगा? आज 1 सप्ताह हो गए। आज भी मौसम बिल्कुल उस दिन जैसा ही है। आमने सामने होकर भी उस क्षण की बेचारगी को याद कर वसुधा की पलकें फिर नम हो गई। मन बहुत खराब कर लेने के बाद वो अपने कमरे में आ गई। रेवा आज संडे टेस्ट देने कोचिंग गई थी। वसुधा ने कॉपी का आखिरी पन्ना खोला और लिखने लगी। तू मेरे आसपास कहीं नहीं है, सब वैसा फिर भी कुछ सही नहीं है। कल सुबह सूरज फिर चढ़ेगा, रात चांद भी हौले हौले बढ़ेगा। दिन ढले पक्षी शाखों में चहकेंगे, सारी बातें सारे नज़ारे वही हैं, फ़कत तू आसपास कहीं नहीं है। फूल खुशबू में भीगे कल भी महकेंगे, पुरवाई ऐसी ही मंद मंद बहेगी। ज़माने भर के चेहरे पलाश से मिलेंगे, फ़कत हम ज़मीं पर दूर दूर कहीं हैं, तू मेरे आसपास कहीं नहीं है। बारिश का रेला गलियों में ऐसा ही बहेगा, बादल के गुब्बारे फिर छत पर उड़ेंगे। तितलियां फूल फूल रोज की तरह, सारे वाक़िए वैसे, सारे पहर वही हैं, तू मेरे आसपास कहीं नहीं है। कितनी भी तन्हा तुझ बिन रहूं मैं, याद आते हो ये किससे कहूँ मैं। तुम ही को बता सकते थे राज की, तिल तिल कैसे काटी कैसे सही है, तू मेरे आसपास यहीं कहीं है। सांसों की डोर में यादों के मोती, ख्यालों की चादर ओढ़े रातें हैं सोती। जर्रा जर्रा कितनी शोखियां बिखरी, सब देख चुप एक टीस उठ रही है, तू मेरे आसपास कहीं नहीं है। बिन बहे आंसू हलक से उतरता, खुशहाल लम्हा भी अब है अखरता। वक्त जाया किया सोच सोच के तुझको, फिर भी सारे मसले बेहल खड़े वही हैं, तू मेरे आसपास कहीं नहीं है। सिंदूरे शामें तुम तक आती तो होंगी, रह गई जो अनकही सुनाती तो होंगी। गौर से सुनना तन्हा रातों की चांदनी को, न भूले कभी वो कहानी कही है, तू मेरे आसपास कहीं नहीं है। सब कुछ वैसा फिर भी कुछ सही नहीं है, तू मेरे आसपास कहीं नहीं है। वसुधा ने अपनी ही लिखी कविता को अजनबी नजरों से निहारा, जैसे बारिश में भीगती ट्रेन दूर जा रही है। कागज में उतर जाने के बाद कविता मेरी नहीं रही, दूर चली गई। मैं आशीष को अपने मन की कभी नहीं बता पाऊंगी। कॉपी बंद कर टेबल पर रखी किताबों के ढेर के नीचे दबा दी। तभी सना कमरे में आई। वसुधा, चल बाहर चलते हैं। कहाँ से? पीछे से पूनम भी आ गई। चल ना, संडे रेनी डे मानकर आएंगे। यार, रेवा के बगैर तेरा कमरा कितना अच्छा लग रहा है, साला अपना ही राज है टाइप। अभी भी वो पगलैट अपनी आत्मा यही किताबों में छोड़ गई होगी। वसुधा हंसती है। सही है, हॉस्टल ही वो जगह है जहाँ लगता है अपना राज है। वर्धा के घर में कभी कभी परायापन लग जाता है, मगर ये कमरा खुद का लगता है। यार, रेवा बुरी नहीं है, बस एक्सट्रीम फोक्स्ड है। सना ने सहमति जताई। मैंने आज तक कहाँ कि वो बुरी है। ऐसे फोक्स्ड लोग लंबे समय से मेहनत करते रहने की वजह से हमेशा चिड़चिड़े और टेंस्ड हो जाते हैं। यदि आप लंबे समय तक टेस्ट और कॉम्पिटिटिव रहोगे तो जलनखोर बन जाओगे। रेवा जब मुंह बनाकर टेंशन में घूमती है तो कितनी खतरनाक दिखती है, हंसती है तो कितनी नकली। यार, तो दूर रहा कर उससे। भाई, रेवा का बिस्तर कितना नर्म है यार, ये गद्दे महंगे होंगे। सना घूम घूमकर उसके कंघी, तकिया, किताबें उलट पुलट कर करने लगी और फिर आखिर में उसके बिस्तर में बिल्कुल उसी की तरह पेट के बल लेटकर दोनों पैर झुलाते हुए किताब खोलकर पढ़ने लगी। सना की हरकतें देख पूनम और वसुधा पेट पकड़कर हंसने लगी। पूनम ने रेवा की कुर्सी पर बैठते हुए कहा, वसुधा, तू सना की एक बात नहीं जानती। सना रेवा की भी एक्टिंग बहुत अच्छी करती है। सना, रेवा की तरह बोल के दिखाना। सना फुर्ती से बिस्तर से उठ गई। सबसे पहले फटाफट रेवा की तरह आगे के बालों को घोंसले सा फुला लिया। शरीर टाइट कर सामने की तरफ हल्का सा झुकाकर कमर में हाथ देकर बिल्कुल रेवा की स्टाइल में वसुधा के सामने खड़ी हो गई। सना रेवा जैसी दिखने भी लगी। वसुधा को उसे इस तरह देखकर ही हंसी आने लगी। सना ने नाक सिकोड़कर बोलना शुरू किया। वसुधा,
याद है तुझे, पूर्णिमा का लास्ट टेस्ट में माइनस मार्किंग के कारण मेरे से 4 नंबर कम हो गया। अदरवाइज उसने टोटल क्वेश्चन मेरे से ज़्यादा अटेम्प्ट किए थे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ओवर कॉन्फिडेंट होना ही नहीं चाहिए। जब तक कंफर्म ना हो तब तक अटेम्प्ट करके माइनस मत उठाओ। साला तुमसे कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला IIM अहमदाबाद निकाल सकता है, यदि गलत एक भी न किया हो तो। जब 101% श्योर हो तो मार्क करो। लास्ट ईयर की कट ऑफ लिस्ट मालूम है ना तुझे? अरे मेरी कजिन लंदन यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में PG कर रही है। फॉरेन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करने पर बढ़िया स्कोप होता है। उनके पैकेज सुनेगी ना तो आंखें फट जाएंगी तेरी। इंडिया में तो जो CA की पर्सनल प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हें अपने शहर में जमने में 10 साल लग जाते हैं। वसुधा ने हंसते हंसते सना के पैर पकड़ लिए। बस बहन बस कर, रेवा देखेगी ना तो तेरी खटिया खड़ी कर देंगी। उसके घर में उसका भाई, पापा, मम्मी सब आपस में फटे लड़े रहते हैं। रेवा इस बार छुट्टी में हॉस्टल में ही क्यों रही थी पता नहीं। मम्मी से बात बंद है उसके शायद। उसके मम्मी पापा भी महीनों आपस में बात बंद रहती है। रेवा तुझे एक्टिंग करते देखेगी ना तो ऐसी गालियां बकेगी कि कानों से खून निकाल देगी। ऐसा लग रहा था तेरे भीतर रेवा की आत्मा आ गई है। सना हंसने लगी। सुन, तेरे साथ रहने से पहले वो सिर्फ 2.5 महीने में 7 रूममेट चेंज कर चुकी है। सबसे लड़ाई झगड़ा, टेबल इधर क्यों रखी, मेरी बाल्टी गीली क्यों है, लाइट जब मैं सो रही हूँ तो नहीं जलेगी, चाहे 1 घंटे बाद तुम्हारा पेपर हो लेकिन तुम सो रहे हो तो जलेगी, क्योंकि उसका मंथली टेस्ट है। जब किसी पर वो चिल्लाती है तो हॉस्टल के बाहर तक आवाज आती है भाई। उसका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं है। वसुधा धन्य है जो तो उसके साथ बिना लड़े निभा रही है। यार मैं परसों से सोच रही थी कि आज संडे को सारे कपड़े धो लूंगी, मगर बारिश देखकर नहीं धोई। तुम लोगों को अपना हॉस्टल संडे को सूना सा नहीं लगता? कितनी लड़कियां हैं यार जो हर सैटरडे घर से निकल जाती हैं और मंडे मॉर्निंग वापस आती हैं। आज मस्त वाली बारिश हो रही है। वसुधा चल चल, रूम लॉक करके हम लेट हो रहे हैं। तीनों लड़कियां रिमझिम बुहार का मजा लेने छाता थामे संडे मार्केट की तरफ निकल गई। नहाने का साबुन, क्रीम, स्केल, कुछ रजिस्टर और पेन खरीद पैदल ही लौट रही थी। तो दोस्तों ये था उपन्यास फिर मिलोगी की आज का हिस्सा। मैं वैष्णवी मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में। तब तक जुड़े रहिए और महसूस कीजिए इस अद्भुत कहानी की हर धड़कन को।